आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी हुई होगी ना, ठीक। तो लेकिन स्टिल जो मशीन लर्निंग है उसका ऐसा बहुत ज़्यादा कोई आइडिया नहीं होगा। तो हम जो है इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक बेसिक आइडिया देने के बाद हम कुछ जो सिंपल से एल्गोरिथम्स हैं वो हम कवर करेंगे, और वो इतना हो जाएगा कि उससे बेस हो जाए कि जो आपने प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके अंदर अगर आपको एक क्लासिफिकेशन करनी पड़ रही है तो कैसे करनी है, ठीक। जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग एक्चुअली हम क्या करना चाहें, हम ऐसे एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंटली बिहेव करें या जो अपनी आउटपुट को इम्प्रूव करें विद सम एक्सपीरियंस ऑफ सम आउटपुट। यानी जो भी अगर कोई एरर आता है उस एरर को फीडबैक दे के भी हम उसकी री इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, री लर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फीडबैक की बेस पे वो नहीं भी इम्प्रूव कर रहा अपने आप को, तो उसको पहले जो हमने इनपुट दिया है तो उसको हम इतना ट्रेन कर दें, उसको इतना एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि वो अनसीन एग्जांपल्स को देखते हुए खुद से कैपेबल हो डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें और जो बेसिक एल्गोरिथम्स हैं कंप्यूटिंग या जो नॉर्मल एल्गोरिथम्स हम कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो आप प्रोग्राम बना रहे होते हो ऊप के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स में या वैसे विदाउट यूजिंग मशीन लर्निंग, तो वो जस्ट बेस करते हैं उस नॉलेज पे या उस चीज़ पे, उस यानी वो स्पेसिफिक टास्क वो परफॉर्म करेंगे जो आपने उसको बता दिया। वो चाहे वो 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, स्टिल उसके अंदर आपने इंटेलिजेंस नहीं डाली है, आपने जस्ट उसको कर दिया, उसको सर्टन सिनेरियोज बता दिए, ये इनपुट होगी, ये आउटपुट आनी चाहिए, ये इनपुट है तो ये आउटपुट आनी चाहिए, ये मल्टीपल पैरामीटर्स अगर मैं इनपुट देता हूँ तो इसके अगेंस्ट ये आउटपुट आपको देनी है, ठीक है। वेयर्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो वेरी करते हैं उससे, क्योंकि इसमें स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक काइंड ऑफ एक कॉग्निटिव सेंस आ जाती है कि बेस्ड अपॉन द ट्रेनिंग अगर कोई ऐसी एग्जांपल भी आती है जो एग्जैक्टली उस तरह की नहीं है जो जिस तरह की हमने ट्रेनिंग कराई गई है, तो फिर भी उसके अगेंस्ट क्या बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकती है वो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो जो एक बेसिक सी डेफिनेशन है मशीन लर्निंग की कि एनी चेंज इन अ सिस्टम दैट अलाउज इट टू परफॉर्म बेटर द सेकंड टाइम ऑन रेपिटेशन ऑफ द सेम टास्क और ऑन अदर टास्क ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं। एक्चुअली ये भी है कि आप उसकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग करवा रहे हो, आप उस बेस्ड ऑन सम फीडबैक वो अपने आप को इम्प्रूव करता है एवरी टाइम। तो ये यहाँ फिर ये है कि जो भी उसने लर्न किया हुआ उसकी बेस पे वो बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करे ना। तो हम वापस आते हैं इस पे सारे पे, एक पहले आप लोगों की लर्निंग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हम करते हैं। तो मशीन लर्निंग जो है बेसिकली पैटर्न रिकग्निशन है, या पैटर्न्स को फॉलो करना होता है ना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। हमने जो भी डाटा है उस डाटा में क्या पैटर्न्स है, हम पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हमने देखना है कि अच्छा ये चीज़ इससे क्लोजली रिलेटेड है और ये चीज़ इससे क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हम ना एक सिस्टम बना रहे हैं जिसने ईमेल को क्लासीफाई करना है एज अ स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें से फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वर्ड्स, कोई काइंड ऑफ टू वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैडम और सर वाला वर्ड, ठीक है, कि इसमें मैडम या सर कितनी दफ़ा है, और सेकंड पे कोई और वर्ड है जो भी इस तरह, ठीक। तो हमारे पास स्पैम क्लास है, लेट्स सपोज ये स्पैम है और ये नॉट स्पैम है, ठीक है। और फर्स्ट बार शो कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एक नॉर्मल वर्ड्स हैं, और सेकंड बार शो कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर और मैडम वाला वर्ड जो आ रहा है कि वो कितनी दफ़ा आया उस मेल के अंदर, ठीक है। सेम वही है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल वर्ड है और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सर और मैडम, ठीक। तो लुकिंग एट दिस पैटर्न, जो टॉप वाला एग्जांपल एक आया, अब मेरे पास एक मेल आई है, अब अगेन मैंने उस मेल का वही नॉर्मल वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी और सर एंड मैडम वाले वर्ड की फ्रीक्वेंसी निकाली, तो लेट्स सपोज वो ये बने। तो अब ये किस क्लास को बिलोंग करता होगा, स्पैम होगा नॉट स्पैम होगा, बेस्ड ऑन यानी कि ए क्लास होगी या बी क्लास होगी, बी होगी। ये पैटर्न क्या है, वो नॉर्मल वर्ड डालते हैं, नॉर्मल वर्ड जो फर्स्ट बार है जिसको हमने नॉर्मल वर्ड्स का है वो अगर ग्रेटर देन सेकंड बार है जिसको हमने सर और मैडम वाला कहा है तो बी क्लास है, अदरवाइज वो ए क्लास है। और जब हम पैटर्न की बात करेंगे तो इट शुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल एग्जांपल ऑफ अ क्लास। तो इस साइड में ये हो रहा है और उस वाले में भी उसका अपोजिट हो रहा है। तो टॉप वाला ए क्लास है
बी क्लास है और जो लोअर है वो ए क्लास है। अच्छा सिंपल था। तो इसमें सर नीचे वाला ए और ऊपर वाला बी रूल क्या है? के इक्वल होना चाहिए। ए में सारी एग्जांपल ऐसी हैं जिनमें दोनों फीचर्स या दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेम आ रही है, whereas बी में वेरी कर रही है। आइदर ए इज ग्रेटर देन, आइदर फर्स्ट बार इज ग्रेटर देन सेकंड बार और सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट बार। तो फर्स्ट वन इज बी, सेकंड वन इज ए। अब इसमें क्या होगा? बी है, क्यों बी है? डिफरेंस कम है बी के अंदर जो दोनों का। नहीं, बी में अगर डिफरेंस कम वाली बात करते हो तो एग्जांपल में देखो, इनमें डिफरेंस 4 का डिफरेंस है। ज्यादा एग्जांपल में डिफरेंस कम। नहीं, वो हमने ये करें कि हमने ऐसा रूल डिफाइन करना है जो सब पे एप्लीकेबल हो। ठीक, तो क्या होगा? क्यों हमजा? क्लास बी है लेकिन रूल आप बताओ। इनको एज अ कंबाइंड भी देख सकते हो ना कि जो दोनों बाहर हैं वो एज अ कंबाइंड कैसा बिहेव कर रही हैं एक क्लास में और दूसरी क्लास में। नहीं नहीं, अब देखो, अब अगर अगेन यही मुझे आंसर पता है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल यही जो एग्जांपल, यही जो इस सारी एक्सरसाइज वो मैं बताता हूँ अभी रूल क्या है। लेकिन सारी एक्सरसाइज का जो पर्पस है वो ये है कि वाई वी आर ट्रेनिंग मशीन्स और वाई वी नीड इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स। कि जब ह्यूमन है और ह्यूमन जो है एक बेस्ट क्रिएचर है और सेकेंडली ह्यूमन माइंड के ऊपर कोई डाउट नहीं है कि जैसे आप लर्न कर रहे हो तो वो करना चाहिए। अब ये भी जो है ये भी अगेन के थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए तो ये नहीं है कि एक ह्यूमन जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकेगा, उसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन जस्ट टू एक तरह गिव अ मोटिवेशन ऑफ मशीन लर्निंग के ये सिर्फ जस्ट 8 एग्जांपल्स हैं, 4 एक क्लास की और 4 दूसरी क्लास की, जो कि एक्चुअली फॉर मशीन लर्निंग ये कुछ भी नहीं है, या फॉर कंप्यूटर ये कुछ भी नहीं है। जब हम एक्चुअली मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं तो उसमें तो हम मिलियंस ऑफ डाटा की बात कर रहे होते हैं, तो ये तो भी कुछ भी नहीं है उसके साथ। सर मैं बताऊं, सर वो अगर ऐड करें तो 10 से ज़्यादा होना चाहिए नंबर, ग्रेटर होना चाहिए। जो फर्स्ट वाला है उसका दोनों का सम जो आ रहा है वो लेस देन और इक्वल टू 10 आ रहा है, और सेकंड वाले केस में दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। ठीक है, वो तो वही है, ह्यूमन कर सकता है, लेकिन जितनी देर में इसने किया है या आप लोग नहीं कर सके हो तो उसने इसको इस तरह करना है कि जब आपने एक्चुअली इसको ट्रेन किया हुआ हो। और सेकेंडली एक और चीज़ है कि जो अनफोर्स्ड एरर्स की हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, स्टिल वो जो है वो एरर्स या मिस्टेक्स कर सकता है, अनफोर्स्ड एरर्स और अनफोर्स्ड मिस्टेक्स कर सकता है बेस्ड ऑन उसका जो काइंड ऑफ उस डे का एक्सपीरियंस चल रहा है, उसकी जो फिजिकल या जो मेंटल स्टेट है उस वक्त, तो उसकी बेस पे उसके डिसीजंस जो हैं वो कैपेबिलिटी एक तरफ रह जाती है, वो चीज़ें फिर दूसरे इफेक्ट आ जाता है। जो ह्यूमन एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन एक फैक्टर है, जिसका एक कॉमन एग्जांपल है कि जो टेनिस में है कि अच्छा फेडरर या जोकोविच वगैरह जो कहीं टॉप क्लास हैं अब आपके, लेकिन उसमें कौन एक्चुअली फाइनल में वो विन कर रहा होता है, जो कम अनफोर्स्ड एरर कर रहा होता है। ठीक है कि आप वो
बैक एंड या जो भी आप कर रहे हो उसको बैक एंड मार रहे हो या इस नेट को आप मार देते हो, तो एक्चुअली तो आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप उस तरह का शॉट प्ले करो, आप एक नॉर्मल भी कर सकते हो। लेकिन जब आप उस पर जा रहे हो तो अनफोर्स्ड एरर जितने आप वो करते हो वो कंप्यूटर नहीं करेगा। कि मान सके कि आपने एक सिस्टम बना दिया जो कि जिसके अंदर वो सही एक्सपर्टीज हो जो फेडरल में है, तो वो उसने उसी को ही फॉलो करना है वो हमेशा, तो वो अनफोर्स्ड एरर नहीं करेगा, ठीक है। तो और ना ही उसमें वो फिजिकल एक कंस्ट्रेंट आएगा वो चीज़, ठीक है। तो उस पर हम वापस आते हैं कि एक्चुअली हम लर्न क्यों करना चाहते हैं। लेकिन इसी चीज़ को कि ये तो भी कम एग्जांपल्स थी और इसको हम इस तरह देख रहे हैं, तो स्टिल मशीन लर्निंग में एक्चुअली हमने क्या करना होता है कि हमने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब हम तीनों एग्जांपल्स को दोबारा से देखते हैं लेकिन फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ सैंपल्स, और इंस्टेड ऑफ कि हम उसको इस तरह देखें हम उसको प्लॉट करके देख रहे हैं कि ये बार 1 है, ये राइट यहीं राइट बार है, लेफ्ट बार है। तो फॉर फर्स्ट सिनेरियो जिसमें हमने कहा था कि राइट बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट बार फॉर ए क्लास और लेफ्ट बार इज लेसर देन राइट बार इज लेसर देन लेफ्ट बार इन बी क्लास। तो उसको अगर हम प्लॉट करके देखें ना तो काइंड ऑफ वो बन रहा है कि आपके पास हमेशा आप जिस तरह इस वाली क्लास को देखते हो ना, तो इसमें जो राइट है, राइट की वैल्यू अगर ज़्यादा हो भी रही है, लेफ्ट की वैल्यू रिलेटिवली कम आती है उसके हर सैंपल के लिए ये। तो इस वाले केस में क्या है कि लेफ्ट बार की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और राइट बार की वैल्यू कम है, तो वो सारा डाटा एक तरफ को स्क्यूड है और दूसरी तरफ को स्क्यूड है। तो हम कोई पैटर्न इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें से। सिमिलरली सेकंड क्लास थे जिसमें इक्वल था, तो इक्वल वाला वो डायगोनल पे हमें पता है कि वो इक्वली अगर है तो डायगोनल पे आ रहा है, अदरवाइज ऑफ डायगोनल जो है वो सेकंड क्लास आ रही है। सेम यहाँ पे कि जो ए क्लास है उसमें सम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10 और सेकंड क्लास में वो ग्रेटर देन 10 आ रहा है हमेशा। तो हम लर्न क्यों करवाना चाह रहे हैं? एक तो यही चीज़ है कि बेशक ह्यूमन एक्सपर्टीज अवेलेबल है लेकिन स्टिल उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स आते हैं। मैं आपको 10 फिंगरप्रिंट्स देता हूँ और मैं आपको एक 11th फिंगरप्रिंट देता हूँ जो उन्हीं 10 में से होगा, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि ये इन 10 में से बताओ कि एक्चुअली ये किसके साथ मैच कर रहा है इस तरह, ठीक। और वो मैंने वो जो 10 फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं आपको, इवन नहीं हर पर्सन का डिफरेंट है, लेकिन मैंने इंटेंशनली आपको जो 10 दिए हैं ना वो ऐसे दिए हैं जो सिमिलर हों काइंड ऑफ। उनमें होगी डिफरेंस होगा लेकिन एक ह्यूमन नेकेड आई जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगी उन 10 में से। वे जो है इधर ही हमने इधर केयर में भी हमने EME में किया था, केयर ने किया, फिर इवन के अभी नादरा वाले का वो किया। तो मिलियंस ऑफ सर्चेज हम पर सेकंड कर रहे हैं कि आप एक दे रहे हो और वो मिलियंस ऑफ डाटा में से विद इन अ सेकंड बताएगा कि एग्जैक्टली ये किस को बिलोंग करता है। तो वो चीज़ ह्यूमनली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एक तो ये कि एक्सपर्टीज़ हैं लेकिन स्टिल कंस्ट्रेंट्स आते हैं। सेकंड तो फिर वो चीज़ आ जाती है जहाँ पे एक्सपर्टीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती ह्यूमन की, तो वो तो काम हम फॉर श्योर करवाना चाहते हैं मशीन से या जो रोबोट्स वगैरह हैं या एल्गोरिथम्स हैं उनसे, ठीक है। फिर ये है कि हम मोस्टली जो है काम कर रहे हैं बायोमेडिकल की साइड पे हम लोग खुद, तो उसका ये पर्पज़ नहीं है कि हम डॉक्टर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसको हम CDSS कहते होते हैं, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, कि आप जो है यही क्लिनिकल फाइंडिंग्स को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो विद कंप्यूटर फाइंडिंग्स और ऑटोमेटिक एल्गोरिथम, लेकिन स्टिल आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। कि एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स है और एक डॉक्टर ने अपनी एक्सपर्टीज से फाइंड आउट किया और एक आपके एल्गोरिथम ने जो कि उसी की एक्सपर्टीज को रेप्लिकेट करके किसी तरह डेवलप किया हुआ है उसने कुछ दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर है वो एक पूरे डे की एक हेक्टिक रूटीन से गुजरा है और एक पेशेंट आया जिसके लिए वो उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है, डॉक्टर का अपना फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको अगर लेट्स सपोज वो सही से एग्जामिन नहीं भी कर पाता है और वो दूसरा सिस्टम जो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो एक पिंग करता है, वो एक चीज़ वो भी आता है, तो एटलीस्ट इसको जो डॉक्टर है वो अलार्म होगा फॉर फ्यू सेकेंड्स कि इसने ऐसा क्यों कहा है। तो वो उसको फोर्स कर रहे हो आप कि एटलीस्ट उसको भी देखो कि ये साथ करो, वो तो वो डबल सपोर्ट हो जाती है आपकी, डबल डिसीजन आ रहा है। लेकिन अगेन जो ह्यूमन एक्सपर्टीज हैं वो मच बेटर हैं एज कम्पेयर टू जो हम क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। वेयर क्लिनिकल फाइंडिंग और जो मैनुअल फाइंडिंग्स हैं वो आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉक्टर है वो पेशेंट की फिजिकल स्टेट, उसकी बाकी सारा उसका प्रीवियस हिस्ट्री सब कुछ वो ले रहा है। इवन कि हम वो भी इंकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं अपने एल्गोरिथम में, लेकिन स्टिल वो डिफरेंस है। तो जस्ट ये है कि उसको सपोर्ट कर रहा है वो। तो मशीन लर्निंग फिर आ रहा है। अब एक और चीज़ जो है
जो एक ओल्ड वी और काइंड ऑफ हम लोग भी मोस्टली उसको जो यूज़ कर रहे हैं इन एकेडेमिया, वो यही है कि आप एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करो यूजिंग स्टोकेस्टिक सिस्टम, यूजिंग प्रोबेबिलिटी और एल्गोरिथम एंड डिज़ाइनिंग। जो एक मशीन लर्निंग का गाय है उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, उसको स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ की सेंस होनी चाहिए जो एक है, और सेकेंडली जो है उसमें कंप्यूटिंग या उसके प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, या आप दो बंदों को मिला के आप ये काम कर सकते थे। तो जो हम काम कर रहे हैं मोस्टली वो क्या कर रहे हैं कि अच्छा सारा ये नॉलेज यूज़ करते हुए आप एल्गोरिथम कोई न्यू एल्गोरिथम डिज़ाइन कर देते हो, कोई बेटर एल्गोरिथम डिज़ाइन कर देते हो, इवेंचुअली आप कहते हो कि जो इसी फील्ड के अंदर जो पहले एल्गोरिथम थे वो ऐसी परफॉर्मेंस थी और हमारे भाई की उससे बेटर हो गई और उसको पब्लिश कर लिया या एक PhD हो गया या MS हो गया, ठीक है। वेयर्स जो एक्चुअल इंडस्ट्री है वो इसकी बेस पे दे आर अर्निंग के यहाँ जो एक्चुअली मार्केट में जो कंपटीशन जो compete कर रही हैं टॉप लीडिंग इंडस्ट्रीज, तो उनका बैक एंड जो है वो यही AI मशीन लर्निंग बिग डाटा एनालिसिस ये आ रहा है, और जो उसमें लैग कर रहा है आजकल में अब तो वो एक्चुअली उस पूरी रेस में से ही आउट हो रहा है। जैसे बिग कंपनीज जो हैं वो निकली जा रही हैं, वो क्यों निकल रही हैं? क्योंकि जो एक्चुअली इस चीज़ को आप डाटा को एवेलुएट नहीं कर रही, तो यहाँ AI को इंक्लूड नहीं कर रही। नेटफ्लिक्स ने बैक इन 2005-06 जो सिंपल मूवी रिकमेंडर सिस्टम है नेटफ्लिक्स जो है कि बेस्ड ऑन योर मूड योर प्रीवियस वॉच मूवीज़ वो बेस्ट पॉसिबल मूवीज़ रिकमेंड करता है अपने यूज़र्स को। तो इन्होंने क्या किया बैक इन 2005 एंड 6 इन्होंने एक $10 मिलियन का एक कंपटीशन लॉन्च किया कि जिसके अंदर ये था कि बेस्ट एल्गोरिथम प्रोवाइड किया जाए जो कि रिकमेंडर सिस्टम हो। अब वो इतने डॉलर्स वो लगा रहे थे तो वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे एक्चुअली उस चीज़ को। अब ये ऑलमोस्ट 1 डेकेड हो गया जो भी, तो उसने उनसे पता नहीं कितना बूस्ट किया होगा या जो भी। तो अब लेकिन उनको पता था कि अच्छा कि एक्चुअली ये फ्यूचर है या ये चीज़ आ रही है अब इस तरह। तो अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन तो प्योरली है ही उसके ऊपर। अब वो जो जिस तरह अमेज़ॉन गो की एक वीडियो ये थोड़े दिनों से एक चल रही है कि आप बस चलते फिरते आप शॉपिंग कर रहे हो कि आप यहाँ की लाइंस में भी नहीं लग रहे हो, आप पैसे नहीं पे कर रहे हो कहीं पे जाके, तो आप जहाँ पे भी जिस भी आप रैक से कोई चीज़ उठा रहे हो आपके मोबाइल में बास्केट में ये काइंड ऑफ ऐड हो रहा है, और जब आप निकल रहे हो तो आपके कार्ड पे या किसी जगह पे वो चार्ज कर रहा है उसको। तो अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेगा। सिंपल रिकमेंडर सिस्टम से स्टार्ट हुआ है, एक प्रोडक्ट रिकमेंडर सिस्टम से वो कहाँ तक जा रहा है, और पूरी इनके पीछे टीम है मशीन लर्निंग प्रोफेसर्स की कि स्टैनफोर्ड की जो अमेज़ॉन का एक पूरा एक है एक काइंड ऑफ डेजिग्नेशन है कि जिसको आप यूज़ करते हो अमेज़ॉन प्रोफेसर ऑफ मशीन लर्निंग। तो वो एक पूरी एक वो डेजिग्नेशन है कि जो जिसे उन्होंने हायर जो किया उसको इस तरह वो साथ उसके लिंक कर रहे होते हैं। तो इवेंचुअली यही है कि और हमारे भी अगर स्टार्टअप्स को देखा जाए या जो भी आइडिया जो एक्चुअली एक्सेल कर रहा है ऐसा, तो उसमें यही आ रहा है कि आप डाटा एनालिटिक्स डाल रहे हो, आप जो है इंटेलिजेंस डाल रहे हो, उसके अंदर आप उसमें कोई कैपेबिलिटीज़ डाल रहे हो लर्निंग की जिसकी बेस पे वो यूज़र्स को बेस्ट जैसा अभी ये जो है इवन के जो एयरवेज वगैरह हैं, तो वो भी आप यहीं जब आप ऑनलाइन को सर्च कर रहे हो तो कहीं पे भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ गया या थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कस्टमर तो भाग जाएगा फ़ौरन से दूसरी साइट पे या वो किसी और के ऊपर, तो आपने उसको विद इन सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स आपने उसको ऐसा एक्सपीरियंस देना है कि जिससे वो एक्चुअली आपकी साइट पे ही रहे और आप उसको बेस्ट ऑप्शन, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने डेट्स लिख दी और बस डेट्स की बेस पर रिजिड हो के कह दे कि इन डेट्स के ऊपर कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या इकोनॉमी में नहीं अवेलेबल है, इंस्टेड के मुझे उसके साथ की मल्टीपल ऑप्शंस भी दे, तो अगर वो सिर्फ मुझे ये कह देगा नहीं है या कोई नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाऊँ, मैं फिर क्या करूँगा, मैं किसी और एयरवेज को देखूँगा या किस तरह। तो इंस्टेड ऑफ डैट अगर वो मुझे मल्टीपल उससे मिलते जुलते कहेंगे अच्छा इस डेट को नहीं है, इस डेट को है, इस तरह आगे पीछे ये वाले ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, तो वो मुझे अगर रिटर्न करता है तो मैं उसी पे ही रहूँगा। तो वो सारा आ रहा है कि एक्चुअली ML जो है और डाटा एनालिटिक्स अभी ये 2 days बैक हमारे थोड़े ज़्यादा सीनियर्स डिग्री 18 और डिग्री 18 मैकेनिकल एंड 23 मैकाट्रॉनिक्स के आए हुए थे अमेरिकन और 26 इलेक्ट्रिकल का, तो वो सारे के सारे डाटा एनालिटिक्स का है, वो मैकेनिकल किधर है और किधर डाटा एनालिटिक्स है एक्चुअली, और किधर तो MTS फिर भी चलो आप प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसा कर रहे हो, लेकिन स्टिल MTS इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी यहीं IBM वगैरह और ये डाटा एनालिटिक्स ब्लूमबर्ग में था वो इलेक्ट्रिकल वाले जो है, तो वो सारे यही कर रहे हैं।
कि डेटा एनालिटिक्स कर रहे, फाइनेंशियल जो है आप वो कर रहे होते हो, प्रिडिक्शन कर रहे होते हो कि ये कैसे बिजनेस ग्रो हो रहा होगा आपका, या कैसे आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कैसे चल रही है। तो हमारा सारा जो है ये है कि डाटा है हमारे पास, रॉ डाटा है। अब डाटा किसी सेंस में भी हो सकता है। जो बेस्ट थिंग है मशीन लर्निंग की, उसको ये नहीं है कि डाटा किस फील्ड का है। अगर हमें ये आता है तो हमें ये नहीं है कि हमें डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ पे और एक्सपर्ट्स होंगे क्या। तो डाटा जो है, डाटा किसी भी चीज़ का होगी। मैं जो एप्लीकेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ वो किसी भी डोमेन की हो सकती है, वो मे बी इमेज प्रोसेसिंग की हो, वीडियो एनालिटिक्स की हो, सिग्नल प्रोसेसिंग की हो, या फाइनेंशियल मार्केट की हो, बिजनेस मार्केट की हो, कम्युनिकेशन मार्केट की हो। कि डाटा इनिशियली किस तरह का है, कहाँ से आ रहा है, वो एक सेपरेट थिंग है। लेकिन जब मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं तो इस डाटा को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हैं हम रॉ डाटा को एक ऐसी चीज़ में जो कि एक कॉमन फॉर्मेट है। अब मशीन लर्निंग है उसी कॉमन फॉर्मेट को करते हुए अपने एल्गोरिथम्स अप्लाई करने और देन डिसीजन देना है हमें कोई। तो मोस्टली एमएल के एल्गोरिथम्स को अगर हम देखें तो एमएल के एल्गोरिथम्स जो 3 मेजर कैटेगरीज आती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और एसोसिएशन एनालिसिस या एसोसिएशन रूल्स वगैरह। अब ये किस तरह, अब मैंने ट्रेनिंग करनी है ना एल्गोरिथम की, तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एक ये है कि हम उसको खुद से आउटकम्स बताएं, जैसे नॉर्मली टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है कि टीचर पहले खुद से उसको एक ट्रेनिंग करता है, एक लर्निंग देता है, एक काइंड ऑफ उसकी थिंकिंग डेवलप करता है स्टूडेंट की, और देन उसी से मिलती जुलती थोड़े से डिफरेंट चीज़ें उससे पूछी जाती हैं ताकि देखा जाए कि उसका लर्निंग एल्गोरिथम लर्निंग किस तरह की हुई है। तो ये सुपरवाइज्ड होती है कि आप पहले से खुद से बता रहे हो चीज़ें और देन फिर उसी से ही मिलते जुलते आप पूछ रहे होते हो। तो लेकिन सुपरवाइज सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब मेरे पास जो डाटा है, जो जिस भी एप्लीकेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसके अगेंस्ट मेरे पास आउटपुट्स पता थी मुझे। उसको हम लेबल्स कहते हैं। यही मशीन लर्निंग में जो नॉर्मली हम उसे यूज़ करते हैं ये कि लेबल डाटा है या एनोटेटेड डाटा है। जैसे हम मेडिकल एग्जाम्पल्स को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास जितना भी मेडिकल डाटा होगा तो मैंने मेडिकल एक्सपर्ट से उसको एनोटेट करवाया हुआ होगा कि अच्छा कैंसरस जो इमेजेस हैं वो इस तरह के हैं, जो नॉर्मल हैं वो इस तरह के हैं। वो फिर उसने ये भी उसको एनोटेट किया होगा कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो वाइल लर्निंग मैं उसको बताऊंगा एल्गोरिथम को आपने कि ग्रेड 1 के इमेजेस इस तरह के हैं, ग्रेड 2 के इस तरह के, ग्रेड 3 के इस तरह के, तो वो सुपरवाइज्ड आ जाता है। तो सुपरवाइज्ड फर्दर जो है 2 कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। ये अभी हम देखते हैं आगे। ये से डिपेंड करता है कि जो आप डिसीजन लेना चाहते हो फाइनल, वो इधर क्लासेज हैं कि आप जैसे आप एक वो कर रहे हो कि अच्छा ये बताना है कि मेल है या फीमेल है, तो वो क्लास बन गई। या वो कोई एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस वैल्यूज हैं जिसमें से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, तो यस नो के केस में तो नहीं होगी ना, मैं सर्टेन इनपुट्स देता हूँ तो एक स्पेसिफिक वैल्यू आनी है, एक एक्चुअली वैल्यू आनी है। या मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं एचपी की वैल्यू कंप्यूट करना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ ये देखना कि ये एनीमिक है या नॉन एनीमिक है, मैं एग्जैक्ट उसकी वैल्यू एचपी की वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहा हूँ कि बेस्ड ऑन दिस सर्टेन इनपुट्स इसके अगेंस्ट एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो वो रिग्रेशन में आएगा। वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्शन है जो हम ये कर रहे थे वो इसमें आ रहा होता है रिग्रेशन। अगर मैं उसको क्लासीफाई करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो है वार्म होगा या जो है ओवरकास्ट है या रेनी है, ये सब वो क्लास होगी। लेकिन एग्जैक्ट मैं उसका टेम्परेचर या ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट करता हूँ तो वो चीज़ रिग्रेशन में आती है। अनसुपरवाइज्ड पे आता है जो मेनली मैं ये बिग डाटा का भी सिनेरियो जो चल रहा है सारा, तो उसमें ज़्यादातर अनसुपरवाइज्ड चल रहा है क्योंकि इतना बड़ा डाटा या इतनी सारी चीज़ जो है उसको एनोटेशन, उसके लेबल्स अवेलेबल होना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उस केस में अनसुपरवाइज्ड क्या करता है कि ये नेचुरल ग्रुपिंग करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करना चाहता हूँ कि हम मेरे पास मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स हैं, डिजिटल आर्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे, ठीक है, और उसमें से मैं न्यूज़ आर्टिकल्स में से कोई फर्दर कोई काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पहले पता कि ये किस तरह है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ लेट्स सपोज मैं डिफरेंट बैग ऑफ वर्ड्स बनाता हूँ खुद, कि एक बैग ऐसा है कि जिसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जो नॉर्मली न्यूज़ वालों में आते हैं, एक बैग ऐसा है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं कि जो लेट्स सपोज स्पोर्ट्स वाले एल्गोरिथम्स में आते हैं, एक ऐसा है जो जिसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉर्मली टेक्निकल आर्टिकल्स में आने चाहिए। अब उन एट्रीब्यूट्स की बेस पे मैं नेचुरल ग्रुपिंग करता हूँ कि वो मिलियंस ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास उसकी नेचुरल ग्रुपिंग करते हैं कि उसमें देखते हैं कि अच्छा इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के वर्ड्स जिसमें ज़्यादा आ रहे हैं उसको मैं कह देता हूँ कि ये न्यूज़ वाला है, इस तरह के जिसमें ज़्यादा आ रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स का है, और थर्ड वाले केस में मैं उसको कह रहा हूँ टेक्निकल है। तो मैंने पहले अपनी वो जो सर्च थी उसको नैरो डाउन कर दिया।
अब मेरे पास वो मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स के एनोटेशंस नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ये टेक्निकल है आर्टिकल है, ये स्पोर्ट्स का आर्टिकल है, ये न्यूज़ का आर्टिकल है। तो देखिए हमने पहले सर्टन एट्रीब्यूट्स की बेस पे उसकी नेचुरल ग्रुपिंग कर दी कि अच्छा ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं। अब फिर उसमें फर्दर आप नैरो डाउन कर सकते हो चीज़ें। ये तो जब आपके पास इतना सारा डाटा अवेलेबल है और वो डाटा लेबल नहीं है तो फॉर श्योर हमें अनसुपरवाइज की तरफ ही जाना है। लेकिन हम उसको किसी ना किसी तरह अगेन कुछ ना कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ठीक। और एसोसिएशन एनालिसिस क्या है कि बेस्ड ऑन सर्टन हिस्ट्री, सर्टन पैटर्न्स आप लिंकेजेस डेवलप करते हो कि जैसे आप ये जो अमेजोन की मैं बात कर रहा था, जो भी रिकमेंडर सिस्टम्स है वो मोस्टली एसोसिएशन रूल बेस्ड होते हैं। कि इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो मार्केट बास्केट एनालिसिस है कि अगर आपकी बास्केट के अंदर फॉर एग्जांपल ब्रेड है तो मोर प्रोबेबिलिटी है कि उसके साथ एग या मिल्क भी होगा। तो ये तो वो आपस में लिंक एसोसिएशन एक डेवलप करते हैं। तो बेस्ड ऑन योर लास्ट परचेजेस और योर करंट परचेजेस, योर फ्यूचर परचेजेस जो हैं वो प्रिडिक्ट होती हैं। तो वो चीज़ें सारी एसोसिएशन में आ रही हैं। तो इन्हीं की रीइंफोर्स एक्चुअली इसमें तो नहीं मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन रीइंफोर्स वाले में ये आता है कि वो जो मैं शुरू में बात की कि आप अगर अपने एल्गोरिथम को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव करना चाह रहे हो, वहाँ पे रीइंफोर्समेंट आती है। उसमें क्या होता है कि जो आपकी आउटकम आई है, जो एक्चुअल आउटकम है, उन दोनों के दरमियान एक एरर कंप्यूट होता है। वो एरर भी एक्चुअली फीडबैक आप करते हो दोबारा से सिस्टम को, और उस एरर की बेस पे अपने आप को इम्प्रूव करता है। सर हमें मतलब रीइंफोर्समेंट जो है वो इसमें से किसी पे भी, हाँ वो एक्चुअली बिल्कुल वो अप्लाई, वैसे तो उसको एक सेपरेट हम कह रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इनमें से किसी पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वो आप जो एजेंट्स की बात करते हो या नॉर्मली रोबोट्स वगैरह की, इस तरह आप रोबोटिक एक काम करवाए तो उसमें एक्चुअली वो रीइंफोर्समेंट भी हो रही होती है कि अगर लेट्स सपोज ने एक ऑब्जेक्ट को रॉन्गली क्लासीफाई किया है कि ये ऑब्स्टिकल नहीं है और उसमें जाके लेट्स सपोज उसने हिट कर दिया है जो भी है, या उसने कहा कि ये मेरा डिजायर्ड ऑब्जेक्ट था इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल, तो अब वो नेक्स्ट टाइम वो है, हमने उसको किसी ना फीडबैक देना है कि ये जो इस तरह की प्रॉपर्टीज के साथ ऑब्जेक्ट आया है तो ये आपने जो है रॉन्ग क्लासिफिकेशन की है, ये एक्चुअली ऑब्स्टिकल है, तो नेक्स्ट टाइम उसको हिट नहीं करना चाहिए। तो सुपरवाइज वाले केस में क्या है कि हम क्लियरली हमें पता है कि करेक्ट आंसर्स क्या हैं, हमें एग्जैक्टली पता है कि ये एक क्लास है, ये सैंपल्स जो 4 सैंपल्स नजर आ रहे हैं कोई एक क्लास के, और ये जो नजर आ रहे हैं ये कोई एक डिफरेंट क्लास के। और इन अनसुपरवाइज्ड हमारे लिए सारा डाटा एक जैसा है, ये इसलिए सारा आपको सारे एक जैसे सर्कल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें हमने एक ट्राई करनी है। तो सुपरवाइज वाले में क्या होगा कि जो भी अनसीन एग्जांपल आएगी, जैसे ये मिडल में एक, हमने इसको करना है कि एक्चुअली ये पिंक्स है या पर्पल वाली क्लास में बिलोंग करता है, तो हम बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिथम हम इसको इन 2 क्लासेस में से किसी एक क्लास को बिलोंग कराएंगे कि आउट ऑफ दीज 2 क्लासेस ये किसको बिलोंग करते हैं। वेयर इन अनसुपरवाइज्ड उसकी कॉमन एग्जांपल क्लस्टरिंग है, उसमें हम नेचुरल ग्रुपिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये सारा डाटा एक जैसा ही था, लेकिन हमें नजर आया कि अच्छा ये सारे के सारे कोई एक ग्रुप बना रहे, ये एक जैसा कोई एक ग्रुप बना रहे हो, ये एक डिफरेंट ग्रुप बना रहे हैं, जो अगेन वो मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा था। तो आप पहले उसका ग्रुपिंग कर लेते हो, फिर विद इन ग्रुप आप उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको ऑब्जर्व करते हो। यहाँ अदरवाइज आप यहाँ तक भी कैसे ये 3 क्लस्टर्स बन के लेट्स। और लर्निंग एसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ, वो मार्केट बास्केट एनालिसिस जो मैं कह रहा था वो ये। तो अब इन्हीं के ही एक एक एग्जांपल के साथ एक थोड़ा सा है, और फिर देन एक्चुअली हम एल्गोरिथम्स पे जाएंगे। जो हाउस प्राइसेस की जो रिग्रेशन है उसकी एक एग्जांपल यही है, यहाँ जिस आप वेदर प्रिडिक्शन की बात करते हैं, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि हमने एक डाटा बनाया हुआ है जिसके अंदर बेस्ड ऑन साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ रूम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन, नंबर ऑफ विंडोज, नंबर ऑफ वॉशरूम्स, इस तरह सारी चीज़ें ये पैरामीटर्स दे के उन सब की एग्जैक्ट जिस प्राइस पे वो सेल हुए हैं वो सारा डाटा हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं कि हम अब अपना हाउस सेल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये पैरामीटर्स देते हैं। अब हो सकता है उस पूरे डाटा में अब लर्निंग कहाँ पे आती है। अब अगर आपने लर्निंग ना कराई होती है, आप सिंपल वो एल्गोरिथम जो हम नॉर्मल एल्गोरिथम डिजाइनिंग में ऐसा कर रहे होते हैं, तो क्या था, इनपुट पैरामीटर्स आपने देने थे, तो आपने पैरामीटर्स ये दिए कि अच्छा मेरा हाउस का एरिया ये है, मेरे इसमें नंबर ऑफ बेडरूम्स इतने हैं, लॉन का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी वो पैरामीटर्स मांग रहा था आपसे। अब हो सकता है एग्जैक्टली उन
वैल्यूज़ का कोई भी ना होता आपकी डेटाबेस में, तो उसको तो फिर कुछ नहीं मिलना था ना, उसने रिटर्न नहीं करना। वेयर यहाँ पे क्या हो रहा होता है, या जो हम एआई या मशीन लर्निंग की बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो करता है कि उससे बेस्ट यानी वो वैल्यू दे के, और जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी उनकी काइंड ऑफ एक, जो हम मैथ्स में इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन का एल्गोरिथम भी देख रहे होते हैं कि अच्छा अगर पॉइंट्स हैं मेरे पास, नॉन पॉइंट्स और मिडल वाली कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह क्या एक उनका एक पैटर्न चल रहा है, किसी एक कर्व से कर्व फिटिंग की हो ना, मिडल वाली वैल्यू अननोन वैल्यू में फाइंड आउट करवा सकता हूँ। तो वो चीज़ रिग्रेशन करती है कि अगर आपका लेट्स सपोज आपका जो भी सारा था वो यहाँ पे कहीं पे था और इसके ऊपर एग्जैक्ट नहीं वैल्यू आपके पास, तो लेकिन क्योंकि आपने इन वैल्यूज़ की बेस पे कोई एक प्रेडिक्शन की, कोई एक मॉडल बनाया हुआ था, तो आप इसको जब प्लॉट इस पर प्लेस करते हो तो इससे अगेंस्ट आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या आ रही है। क्लासिफिकेशन की एक कॉमन सी एग्जांपल सेंटीमेंट एनालिसिस या ओवरऑल जो यूजर्स हैं उनका मोड कैसा है। आप फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट है और उसके बाद उसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, यूजर्स रिव्यूज़ दे रहे हैं और उसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ कि रिव्यूज़ का फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव भी फीडबैक है। तो मेरे पास मल्टीपल रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसमें ये भी चीज़ है कि हर रिव्यू ने कितने स्टार्स दिए हैं और फिर देन उन्होंने डिफरेंट टाइपिंग की हुई है, तो उसमें डिफरेंट वर्ड्स आते हैं कि ऑफुल है, ऑसम है, गुड है, या एक्चुअली दिस वाज गुड, और ये जो चीज़ थी ये नहीं सही थी, या वाईफाई नहीं था, या सही चीज़ें, जो मल्टीपल चीज़ें। तो आप उसका एनालिसिस करते हुए इनपुट फीड्स का, तो इवेंचुअली आप सिर्फ क्लासीफाई ये कर रहे हो कि जो वो रिव्यू जो फीडबैक था वो पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था। तो ओवरऑल फिर आप रेट कर रहे हो रेस्टोरेंट्स को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉजिटिव फीडबैक और नंबर ऑफ नेगेटिव फीडबैक की बेस पे। तो ये क्लासिफिकेशन हो रही है कि आपने फाइनली डिसीजन ले रहे हो, आउट ऑफ 2 डिसीजन एक लेबल एक असाइन होगा हर रिव्यू के साथ कि आइदर इट्स अ पॉजिटिव रिव्यू और नेगेटिव रिव्यू। और सेंटीमेंट एनालिसिस में एक फिर मोस्टली आ रहा होता है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसका पूरा एक जो एक सेंस चल रही है, या एक उसका एक आप क्या मोड कैसा चल रहा है उसका ना, कि पाकिस्तान के बारे में इन जनरल जो है न्यूज़ के अंदर पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह का एल्गोरिथम चल रहा होता है। तो अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है कि जो कि काइंड ऑफ बम ब्लास्ट हुआ है या कोई चीज़ हुई है, तो उसकी बेस पे उन टाइम स्पैम में वर्ल्ड में पाकिस्तान के बारे में कोई बात हो रही होगी, तो वो नॉर्मली नेगेटिव बात हो रही होगी। और जब आप कोई विन कर गए हो कोई क्रिकेट मैच या कुछ भी है, तो उस सेंस में जो नॉर्मली आ रहे होंगे कमेंट्स वो सारे पॉजिटिव आ रहे होंगे, तो वो ओवरऑल जो सेंटीमेंट चल रहा होगा सबका वो पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा होगा। तो उस बेस पे हम इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए या जो क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हुए हम ये चीज़ एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वही एग्जांपल जो मैं कर रहा था कि बहुत सारा कॉर्पस है मेरे पास, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं यूजिंग अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कि वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। और फिर हम उसमें से अगर मैंने फिर फर्दर वर्ल्ड न्यूज़ में से कोई चीज़ मुझे चाहिए, तो मैं सिर्फ फिर उन आर्टिकल्स को एक्सप्लोर करूँगा जो वर्ल्ड न्यूज़ वाले में ग्रुप में आए हुए होंगे। एसोसिएशन लर्निंग में जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस था, उसमें जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं वो भी प्योरली यही एसोसिएशन रूल बेस्ड होते हैं। अब उसमें ये होता है कि कस्टमर ने क्या चीज़ लास्ट टाइम बाय की थी या अभी वो क्या बाय कर रहा है, तो उसमें आप कस्टमर के भी फीचर्स और जो प्रोडक्ट है उसके भी फीचर्स निकालते हो कि कस्टमर के फीचर्स क्या हो सकते हैं कि उसकी एज, उसकी जेंडर, और सेकेंडली ये कि वो किस टाइम पे किस तरह की प्रोडक्ट्स बाय करता है। ये सारी हिस्ट्री कस्टमर के बारे में आ रही है। प्रोडक्ट के बारे में क्या है कि अच्छा वो प्रोडक्ट क्या है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं या कॉस्मेटिक्स है या आपका जो है क्लोथिंग है, इस तरह की चीज़ें, उससे उसी से भी मिलती जुलती आप चीज़ें अब कस्टमर की प्रॉपर्टीज़ और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ की बेस पे आप बेस्ट पॉसिबल जो हो सकते हैं। अब ये चीज़ उस तरह है कि आपके बैक एंड पे या माइंड के बैक एंड पे आपके साथ कुछ कि ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी जब आप बैठे हुए हो आपको नहीं याद है कि मैंने ये चीज़ बाय करनी थी। आप एक कर रहे थे लेकिन उसी तरह प्रॉम्प्ट हुई, रिकमेंडर सिस्टम ने कहा कि अच्छा ये एक प्रोडक्ट है जो आप, तो आप वो फॉर श्योर लोगे क्योंकि आपको याद आ जाएगा या आपको होगा कि अच्छा मुझे इसकी भी नीड है। और या उस तरह कि जिस तरह अगर हम रिटेलर पे जाते हैं किसी बड़े स्टोर पे, तो हम लेने तो एक चीज़ गए हुए होते हैं लेकिन 10 चीज़ें हमें और नज़र आ रही होती हैं रैक्स पे पड़ी हुई, तो हम वो भी उठाते हैं, बास्केट में डालते हैं और लेते हैं। तो वही सारी चीज़ बेसिकली ये लोग उसको यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरह ऐसी चीज़ें यानी वो प्रॉम्प्ट की जाए या वो बेस्ट किया जाए जो आपके साथ लिंक होते हैं
और आपको किसी ना किसी तरह उसकी ज़रूरत है, तो लेकिन आप भूले हुए हो या आप एक्चुअली नहीं उसको सर्च कर रहे हो, लेकिन वो आ रही है जब, तो फिर आप उसको भी बाय कर रहे हो साथ। अब इसी में एक जो फर्दर आ रहा है, क्योंकि डाटा बहुत सारा है, और सेकेंडली अब जो है फ्रॉम एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू ना, ऑलमोस्ट सारा वर्ड जो है वो एक जैसा है। यही ठीक है, जो एम्बेडेड डिज़ाइन है या चिप डिज़ाइनिंग है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें फिर अभी भी बहुत डिफरेंस है। चाहे ये मार्केट जो है ये सिर्फ इसके लिए, हमारे यहाँ पे यहीं नहीं हो रहा या हमारे रीजन में नहीं है उस तरह। लेकिन जहाँ तक सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग है, उसके हिसाब से जब से ये क्लाउड वाला सेंस आया है या आपके पास वर्चुअल एक्सेस है हर चीज़ की, तो ऑलमोस्ट सबके पास एक जैसी फैसिलिटीज़ है। तो उसी ने ये बिग डाटा एनालिटिक्स और जो ज़्यादा इंटेंसिव लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं फॉर मशीन लर्निंग, वो उसकी सपोर्ट ऑलमोस्ट सबको आ गई है। ठीक, तो अब एक ये डीप लर्निंग का या एक्सटेंसिव लर्निंग की एक एग्जांपल ये है कि इंस्टेड कि आप राइट करो कि मुझे आई वांट टू बाय डॉकर शूज़ या इस तरह की स्नीकर जो भी चीज़ लेना चाह रहा हूँ, तो उसकी बजाय आप एग्जैक्टली वो उसकी पिक्चर दो। या ये एक प्रोजेक्ट है जो एक नॉर्मली डीप लर्निंग का एक मेजर एक उसमें आ रहा होता है। जब भी आप ज़्यादा एक्सटेंसिव लर्निंग वाले एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, उसमें जो एग्जांपल्स आ रही हैं उसमें से एक ये कॉमन एग्जांपल है कि अब वो इसका क्या है कि आप वो प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके प्रोडक्ट के एक्चुअल विजुअल फीचर्स की बेस पे उसी से सिमिलर वो चीज़ें दे रहा है आपको। कि आप एक क्लॉथ आप एक ड्रेस बाय करना चाहते हो, तो ड्रेस की शेप, उसके कलर्स और उसके इंटरनल टेक्सचर जो है यानी उसके वो फ्लावर्स हैं तो फ्लोरल काइंड ऑफ आपके पास आ रहे होंगे ड्रेसेस, तो उस तरह आ रहे हैं। इंस्टेड के आप उसे टेक्स्ट लिखते थे, और टेक्स्ट वाले में फिर एक और चीज़ होती थी कि लोगों ने लेबलिंग गलत की हुई होती है कि जब हम यूट्यूब पे या गूगल पे कोई सर्च क्लिक करते हैं तो हमसे रेलिवेंट भी आ रही होती हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी आ रही होती हैं जो कि एक्चुअली सिर्फ इस वजह से आ रही होती हैं कि उनके लेबल्स गलत हुए हैं। तो वो लोगों ने ऐसी फोर्स चीज़ें की होती हैं ताकि जस्ट उनके ऊपर क्लिक्स हों या उनके काइंड ऑफ रेटिंग्स बढ़े हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें, तो आप उसको गलत लेबल्स असाइन करो। तो आप जब नॉर्मल टेक्स्ट वाला आप कर रहे हो तो आप उसके इनर फीचर्स नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि आप उसके एक्चुअली अगर इमेज बेस भी कर रहे हो तो आप उसके इनर फीचर्स को देखते हुए उसकी बेस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ के जस्ट एक लेबल जो साइन हुआ हुआ है इसको। अच्छा, हमने भी फिर कुछ यही हम जो इसमें कर रहे होते हैं, एक हमने ये अलबसर के नाम से है जो AFIO में हमने किया है। ये पहले हमने फंडस के लिए किया, अभी हम OCD के लिए कर रहे हैं, उसकी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये वो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो इनिशियल मैं बात कर रहा था वो है। तो इसमें ये है कि ये रेटिनल डिजीज़ के लिए, तो ये इसमें सेल्फ डायग्नोसिस का भी ऑप्शन है। तो वो जो भी आप इमेज उसको देते हो उसके अगेंस्ट वो उसके पैरामीटर्स निकाल के कि इसमें अच्छा इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो बता देता है। तो अब वो एक रिपोर्ट हो रही है और उसकी खुद अपनी फाइंडिंग है, तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं। सीनियर हमने एक स्मार्ट सेट्स के नाम से किया था, ये पहले ये नमूनिया के लिए था कि आप चेस्ट से जो है यूजिंग स्टेथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेथ लंग साउंड्स रिक्वायर करते हो, रेस्पिरेटरी साउंड्स जो होती हैं, और उसकी बेस पे जो है कि इसमें क्रैकर्स हैं, ब्रोंकियल्स वगैरह होते हैं कि जो जब आप सांस लेते हो तो अगर आपको निमोनिया है या कोई चेस्ट डिजीज़ है तो उस तरह की स्पेसिफिक साउंड एक आती है, टक टक की ऐसा करके, आपके वो ब्रीदिंग जो होती है वो स्मूथ नहीं होती ना, तो वो वाला सिग्नल एनालिसिस करते हो अलॉन्ग विद मशीन लर्निंग उसके तहत। और इसी को अब हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं अभी फॉर कार्डिक डिजीज़, PCG जो सिग्नल होते हैं जो हार्ट साउंड्स हैं आप स्टेथ से एक्वायर कर रहे हो, तो उसके साथ आप उसको क्लासीफाई कर सको। डिफरेंट एरिथमियाज जो हैं आप ECG, PCG, PPG उन सबको भी कंबाइन कर सकते हो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ CT एंजियोग्राफी और जो सारा वो है, या आप इंडिविजुअल PCG या ECG वगैरह को इंडिविजुअल भी देखे चल सकते। इसमें हमने प्योरली सिर्फ PCG को देख रहे हैं। और ये एक था जिसका अगेन मैं वो जो आप लोगों को मैं कह रहा था कि जेंडर वाइज हमने ये अभी ये ऑनगोइंग किया हमारा। हमने इसमें अभी तक जो किया वो ये है कि जो कस्टमर आ रहे हैं वो कस्टमर ट्रॉली लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो देन आपको यहाँ कि एक्चुअली ट्रॉली के फीचर्स निकालने पड़ते हैं और रियल टाइम पे ये बताना है कि अच्छा कितने कस्टमर्स हैं जो ट्रॉली लेके आ रहे हैं। सेकेंडली ये कि जो एंटर हो रहा है वो यहीं कस्टमर्स की काउंटिंग वगैरह में, तो उसमें भी आपको पहले देखना है कि अच्छा एक ह्यूमन एंटर हुआ है और फिर उसको आपको काउंट करना है, उसको ट्रैक करना है। और जो मशीन लर्निंग की चीज़ें वो ये हैं। और इसमें फिर एक था कि टिल ऑक्यूपेंसी भी है कि आपकी जो आउटपुट टिल्स होती हैं, जो आउटपुट क्यूज़ हैं, उसमें कितने लोग इस वक्त खड़े हैं, वो क्यूज़ कितनी लेंथी हुई हैं, तो उसकी बेस पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्यूज़ हैं, जैसे मेट्रो पे जाओ तो 10-12 क्यूज़ होती हैं, लेकिन उसमें एट वन टाइम वो 5 और 6 टिल्स ओपन की हुई होती हैं, तो बेस्ड ऑन रश या वीकेंड्स पे वो सारी की सारी ओपन कर देते हैं। तो रियल टाइम पे आप उसको एक्चुअली दे रहे हो एक फीडबैक कि कितना रश है इस वक्त।
ये हमने इसे न्यूजीलैंड के साथ एक किया था 2014 में, यानी उनकी एक से उन्होंने हमें सिर्फ डाटा प्रोवाइड किया था और हमारा सिर्फ काम था एमएल के एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करना, बाकी भी उन्होंने खुद ही आगे यानी आप कर रहे हो ईईजी से सिग्नल दे रहे हो जो ब्रेन सिग्नल होते हैं, और उसको सिर्फ ये स्टडी किया गया था कि एक्चुअली ब्रेन के किस पार्ट के ऊपर जो है डायबिटिक का इफेक्ट है। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं तो डायबिटीज आपके ठीक है बाकी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट, जैसे रेटिना पे भी, आई साइड पे भी इफेक्ट आता है, बाकी भी डेली लाइफ पे है। जो डायबिटिक फुट का एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा आपने उनको जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनको चोट लगने से बचाना है क्योंकि वो हील नहीं हो सकता जल्दी। तो इसी तरह ये है कि ब्रेन एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने ये किया हुआ था कि जो हेल्दी डाटा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था, उन्होंने एक पूरा उनका एक लेबोरेटरी सेटअप था, उसमें यह था कि जो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स थे वो उनका डाटा दिया हुआ था, और उनको स्वीट्स वगैरह या कोई मीठी चीज़ें खिला के, तो अगेन उन्हीं का ही डाटा दिया हुआ था ताकि एक नॉर्मल का कितना वेरी कर सकता है। फिर जो डायबिटिक पेशेंट थे एक 6 लेवल तक इन्होंने लिया था, एक 12 वाला था इसमें, तो वो एक 6 वाला है, इसमें 6 वाला ही शो किया हुआ, एक 12 वाला था कि एक वो है जिनका डायबिटीज लेवल ठीक है डायबिटिक पेशेंट है कि लेकिन रिलेटिवली उनका जो लेवल है वो कम है। तो उस केस में उनकी सिमिलैरिटी काफ़ी सारी होती थी, उनके सिग्नल्स की सिमिलैरिटी थी विद अ नॉर्मल पर्सन जिसने फूड लिया हुआ है और उसका भी जो शुगर लेवल है रिलेटिवली थोड़ा सा हाई हुआ हुआ है। लेकिन क्लियर डिफरेंस था जो एक यानी स्वेयर डायबिटिक पेशेंट और एक नॉर्मल विदाउट फूड वाला था, तो उस तरह के डिफरेंस था। तो ये एग्जैक्टली ब्रेन के उस मॉडल के ऊपर प्लॉट किया हुआ था कि कहाँ पे एक्चुअली आपका इफेक्ट आता है और कितना इफेक्ट आ रहा है। अच्छा ये सारा अब हम एक्चुअल उसमें यही स्टोरीज से हम एल्गोरिथम्स में जाते हैं कि किस तरह सारे काम किस तरह हो रहे हैं। तो पहली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि मॉडल क्या होना चाहिए। हमने कहा अच्छा सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, एसोसिएशन लर्निंग है, इस तरह सारा। तो मेरा जो डाटा है वो किस तरह का है और उस डाटा के लिए मैं सुपरवाइज ट्रेनिंग की तरफ जाऊँगा, अनसुपरवाइज की तरफ जाऊँगा। अगर मैं सुपरवाइज की तरफ जाना है तो कौन सा मॉडल या कौन सा एल्गोरिथम है जो बेस्ट होगा इसके लिए। तो एक ये ऑप्शन हमें पहले सेलेक्ट करना होता है। सेकेंडली फिर ये है कि उस डाटा के एनालिसिस के लिए मुझे किस तरह की फीचर्स चाहिए। अगर मैं प्योरली डोमेन एक्सपर्ट हूँ और मैं एक इमेज प्रोसेसिंग का की एप्लीकेशन को सॉल्व करना चाहिए, एक एप्लीकेशन ऐसी जो जिसमें रॉ डाटा इमेजेस हैं, तो और मैं डोमेन एक्सपर्ट हूँ कि जिससे हम इमेज प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे अभी, तो हमने ये देखना है कि विजुअली उस इमेजेस पे देखते हुए क्या चेंजेस आ रही हैं। जैसे अगर मेडिकल लेट्स सपोज हम बात करते हैं तो एक इमेज वो है जिसमें ट्यूमर नहीं है और एक इमेज वो है जिसमें ट्यूमर है। तो विजुअली डॉक्टर भी तो एक्सरेज को विजुलाइज कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या चीज़ें हैं कि जो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहीं ये देखना है कि एज अ ह्यूमन हम क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, और इमेज प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट उसके साथ बेस्ट थिंग ये है कि एक्चुअली विजुलाइज कर सकते हो ना चीज़। तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जो आइडेंटिफाई आप करना चाहते हो, तो उसको आप मुझे मॉडल करना है। यानी सिग्नल्स में थोड़ा सा ये काइंड ऑफ ड्राई आ जाता है कि सिग्नल्स को हम उस तरह विजुलाइज नहीं कर सकते, यानी उसमें फिर हमें सुनने का है या उसमें फिर फ्रिक्वेंसीज को जाके देखने का पड़ता है। लेकिन इमेज में बेस्ट थिंग ये है कि हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एज अ ह्यूमन हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उस चीज़ को मुझे मॉडल करना है मैथमेटिकली कि मैं ऐसी क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे हमने टेक्सचर एनालिसिस की है तो उसमें था कि अच्छा कंट्रास्ट निकाल सकते हो आप, उसका होमोजेनिटी देख सकते हो, आप ये देख सकते हो स्मूथ एरिया, तो स्मूथ एरिया कैसा है, अगर रफ एरिया आ रहा है तो रफ एरिया में वैल्यूज़ कैसी होंगी। तो हम उस तरह की चीज़ें खुद से निकाल सकते हैं। तो लेकिन अब एक चीज़ जो इसके साथ आती है ये है कि आप कितने फीचर्स निकाल सकते हो। अब जो टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास डिफरेंट है कि फीचर्स हैं हमारे पास, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। और सेकंड थिंग जो आती है वो आती है हमारे पास क्लासीफायर, और जो मॉडल हमने यूज़ करने हैं वो क्या है। और ये सब कुछ जो है आता है अगर हम सुपरवाइज कर रहे हैं तो उसमें है कि हमारी आउटपुट क्लासेस क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, और हम हर एक जो इनपुट है उसको इन मशीन लर्निंग हम नॉर्मली एक सैंपल और एग्जाम्पल की तरह में बात करते हैं कि हर डाटा जो है हर मैं अगर मैं कर रहा हूँ
इमेज प्रोसेसिंग बेस एनालिसिस करना है, तो हर इमेज जो एक इनपुट आ रहा है वो मेरी एक एग्जांपल है या एक सैंपल है, और उसके अंदर से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स या फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, और बेस्ड ऑन दीज फीचर्स और सेकेंडली फिर मुझे ये है कि उस इनपुट को मैंने कितनी क्लासेस में या कितनी कैटेगरीज में आउटपुट करना है। कि अगर मैं मेडिकल की बात ही कर रहा हूँ तो मुझे अगर जस्ट ये से बताना है कि ये नॉर्मल है और पेशेंट एबनॉर्मल है, तो 2 क्लासेस हो गई मेरी, तो वो कितनी कैटेगरीज होंगी, तो इवेंचुअली फिर मुझे वो क्लासीफाई या मॉडल ट्रेन करना है। हम इनिशियली बात करें सुपरवाइज की, तो ये सुपरवाइज में सब कुछ आता है साथ ही, और हम अभी इसमें कवर भी वो सुपरवाइज ही करेंगे ज़्यादा, तो इसकी मुझे ट्रेनिंग करनी होती है। और ट्रेनिंग के लिए सब कुछ मुझे रिक्वायर्ड है, ये कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, क्या क्लासेस हैं उसकी, और कितने सैंपल्स हैं। अच्छा, अब एक रफली देखने में तो ये चीज़ थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगती है कि अच्छा मैं बहुत सारे फीचर्स निकालूं, कि मेरे पास एक इमेज आया, मैं उसके अंदर से उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दूं कि अच्छा इसकी एवरेज इंटेंसिटी क्या है, इसका कंट्रास्ट क्या है, इसमें टेक्सचर जो है स्मूथ है या नहीं है, इसमें जो है अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्जेक्ट्स का एरिया क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसके कंटूर्स कैसे बन रहे हैं, तो इस तरह। लेकिन उसके साथ जो एक कर्स आता है जिसको हम कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी कहते हैं, एक चीज़ तो ये कि हर फीचर जो है वो एक डायमेंशन ऐड करता है। एक सिंपल एग्जांपल ये है कि हम लेट्स सपोज पॉपुलेशन है मेरे पास, और मैं पॉपुलेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूँ कि ये एशियंस हैं या ये अफ्रीकन्स हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी एज निकाल लेता हूँ, मैं उसका जेंडर निकाल लेता हूँ, मैं उसकी हाइट निकाल लेता हूँ, उसका वेट निकाल लेता हूँ। अब आउट ऑफ दीज 4, अच्छा अब क्या होगा, हर जब भी एक पर्सन आया मुझे उसकी एज कंप्यूट करनी है, उसके जेंडर मुझे चाहिए, उसका वेट चाहिए और उसकी हाइट चाहिए, और सेकेंड लेट्स सपोज मैं कलर भी कह देता हूँ कि उसका कलर कैसा है, ठीक। अब फॉर एवरी पर्सन, हर पर्सन जो है पॉपुलेशन का पर्सन, वो मेरे लिए एक एग्जांपल या एक सैंपल है, और उसके लिए मुझे ये 5 फीचर्स निकालने पड़ रहे हैं टू क्लासीफाई इनटू एशियन और अफ्रीकन, ठीक है। अब हर एक के लिए मुझे ये 5 चीज़ें निकालनी है, तो इवेंचुअली ये 5D प्रॉब्लम बना है, 5 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ये कोऑर्डिनेट, अगर मैं कोऑर्डिनेट की सेंस में बात करूँ तो हर एक को मुझे बताना है कि अच्छा उसकी एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी हाइट कितनी है जो भी आ रही है, कि ठीक है, और उसका कलर कैसा है, लेट्स सपोज वाइट। तो मुझे हर एक के लिए ये 5 वैल्यूज निकालनी है। तो 5 डायमेंशंस की हम जब बात करें तो ये है कि एक तरफ उसकी एज है, एक तरफ उसका जेंडर है, एक तरफ उसका वेट है, एक तरफ उसकी हाइट है, एक तरफ उसका कलर है, तो 5D है। 5D को मैं विजुलाइज कैसे करूँ, कहने को तो सिंपल था कि मैं 5 ये वैल्यूज निकाल लूँ। और फिर सेकेंड थिंग जो तो एक चीज़ ये है कि जो फीचर है, जितने फीचर्स हम निकालेंगे वो एक फीचर वेक्टर बनेगा, उतनी डायमेंशनल फीचर स्पेस होगी मेरी, ठीक। तो वंस वी आर एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा और सैंपल, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स निकाले हैं। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि जो मैंने फीचर्स निकाले हैं वो डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स हैं या नहीं है। मैं सेम प्रॉब्लम को विद मोर एक्यूरेसी सॉल्व कर सकता हूँ विद लेस नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है, अगर मैंने वो फीचर्स जो हैं बहुत अच्छे निकाले हुए हैं। और सेम प्रॉब्लम जो है उसको मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ, स्टिल आई विल गेट लेसर एक्यूरेसी अगर मैंने थाउजेंड ऑफ सैंपल्स निकाले हैं लेकिन वो सारे के सारे कंफ्यूजिंग सैंपल्स हैं। अब लेट्स सपोज मेरी एग्जांपल यही थी कि मैंने एशियन और अफ्रीकन्स में क्लासीफाई करना था, तो आउट ऑफ दीज 5 फीचर्स कौन से फीचर्स ऐसे हैं कि जिनके साथ मेरा काम हो सकता था। एज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज जो है एज उस चीज़ के साथ नहीं है। सिमिलरली जो है जो जेंडर ठीक है थोड़ा सा हेल्प करेगी काइंड ऑफ के मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज 4 स्टिल जेंडर भी रिलेटिवली एक लेस डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर है। जो हाइट है, हाइट फॉर श्योर है कि एशियंस की हाइट शॉर्टर होती है इन जनरल जब हम बात करते हैं, देन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल, लेकिन इन जनरल एशियंस जो है वो शॉर्टर हैं एज कम्पेयर टू अफ्रीकन्स। सेकेंडली कलर जो है, कलर में एक क्लियर डिफरेंस आता है। और थर्डली वेट भी, क्यों वेट, अच्छा वेट के साथ भी क्या है कि वेट कोरिलेट होता है विद हाइट, रफ नॉर्मली वेट कोरिलेट होता है विद हाइट, ठीक है। तो
अगर मैं कम से कम रखना चाहता हूँ तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए हाइट, सेकेंड इज कलर, थर्ड इज वेट, और देन जेंडर इसलिए जरूरी है कि अगर मैं उसमें फर्दर ये करना चाह रहा था कि अफ्रीकन एंड एशियंस मेल एंड फीमेल में कितना किस तरह के आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ जस्ट 2 फीचर्स भी यूज़ करते हुए काम करवा सकता था ये सारा। तो अगर मैं 2 फीचर्स यूज़ कर रहा हूँ तो जस्ट ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। इधर से मैं कलर और हाइट ले रहा हूँ, तो जैसे एक पॉपुलेशन में से फर्स्ट सैंपल आया एशियन है या अफ्रीकन जो, उसके मैंने हाइट देखी और उसका कलर मैंने देखा कि क्या है, तो उस बेस पे वो एक सैंपल बन गया कि उसके कलर क्या है और उसकी हाइट क्या है। सिमिलरली इसी तरह हर सैंपल जो है मेरी इस 2D स्पेस के अंदर जो है वो डिफरेंट सैंपल्स बनते जाएंगे। और क्योंकि मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ तो मुझे पता था कि ये एशियंस हैं ये अफ्रीकन हैं, तो मैं उसके साथ क्लास को भी लिंक कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली क्या होगा अगर ये इस तरह, अब फीचर्स भी हो गए, ये सैंपल्स भी मेरे पास थे, उनकी मेरे पास एक्चुअली आउटपुट क्लासेस भी थी और मैंने उनके फीचर्स भी निकाल दिया, मुझे मॉडल बनाना है। तो मॉडल ने क्या करना है, मॉडल ने इस डाटा को देखते हुए, इस ट्रेनिंग डाटा को देखते हुए कोई बाउंड्री फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जो डिफरेंशिएट कर रही है क्लास को दूसरी क्लास से। तो इसको हम डिसीजन बाउंड्री कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्लासीफायर या कौन सा मॉडल लगा रहे हो कि वो डिसीजन बाउंड्री बनाता भी या नहीं बनाता, लेकिन उसने कोई रूल्स बनाने हैं जिसकी बेस पे वो एक क्लास को दूसरी क्लास से सेपरेट कर रहा है। ठीक, अब जो बेस्ट थिंग है अगेन इसमें और जो नॉर्मल एल्गोरिथम से या जो लर्निंग में, वो ये है कि ये वेरिएंस को भी कैटर कर रहा होता है। जब हम नॉर्मल एल्गोरिथम्स बना रहे होते हैं तो उसमें हम कितना बता सकते हैं कि अच्छा ये वेरी करेगा। ठीक है, अब आपके जो मोस्टली जो क्लास है ना वो एक जैसी बिहेव करती है, यानी एक जो ग्रुप होगा वो एक जैसा बिहेव करता है, लेकिन देन देयर आर सर्टेन सैंपल्स जो उससे थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं क्योंकि वेरिएंस आता है उसके अंदर। ठीक, तो ये एल्गोरिथम जो है ये ट्रेनिंग डाटा से ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद एक रूल बनाते हैं ताकि वो बाद में जब हम अप्लाई करें तो इन जनरल वो मोस्टली एप्लीकेबल हो सब पे। तो हमारे पास जो फीचर्स हैं वो हर सैंपल जो है वो फीचर स्पेस में एक पॉइंट को शो करेगा, और फीचर स्पेस कितने डायमेंशनल होगी वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे 3 फीचर्स हैं, x1 x2 x3, तो वो 3D स्पेस नजर आ रही है। तो यही चीज़ जो अभी हम कह रहे थे कि हम लेस नंबर ऑफ फीचर्स बट गुड फीचर्स हम मोर एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, मोर रिलायबल सिस्टम बना सकते हैं एज कम्पेयर टू कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स हैं लेकिन दे ऑल आर बैड फीचर्स। अब व्हाट आर द गुड फीचर्स और बैड फीचर्स? तो जो गुड फीचर्स हैं वो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे होंगे बिटवीन क्लासेस, जैसा ऊपर वाला लेफ्ट वाला है, वेयर राइट वाला जो है वो बैड फीचर इसलिए क्योंकि उसमें अब जैसा मर्जी एल्गोरिथम बना लो ना वो इसको नहीं सेपरेट कर सकता क्योंकि सारे के साथ वो ऐसी चीज़ है कि सारे, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ रियल जेंडर, ठीक है, तो मेल फीमेल ही होंगे ना सारे, ठीक है, तो वो तो अब उसमें कैसे आप बताओगे कि वो एशियन है या अफ्रीकन है कैसे ही चीज़। ठीक, या सिंपल एज भी अगर ली तो एज ग्रुप भी नॉर्मल एक चल रहा होगा सर। और फिर क्या फीचर के अंदर सर्टेन प्रॉपर्टीज आती हैं जो कि एक्चुअली एल्गोरिथम जो क्लासीफायर मॉडल है उसकी कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करती हैं। लीनियर हो सकते हैं, बेस्ट थिंग है कि इनके दरमियान लीनियरली सेपरेबल है, लीनियर लाइन निकालनी है। नॉन लीनियर हो सकते हैं, स्टिल सेपरेबल हैं, तो हम ये बाउंड्री किसी तरह कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज करते हुए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर ये हो सकता है कि वो जो फीचर्स हैं आपस में को रिलेटेड हो, जैसे हाइट और वेट है ना वो आपस में को रिलेटेड हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी रिलेटिवली बढ़ेगा और एक कम होगा दूसरा भी कम होगा। और फिर एक और सिनेरियो जो आता है वो ये आता है कि जो फीचर्स हैं दे आर मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल्स मीन्स कि वो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सारे इकट्ठे पड़े हुए थे, ये इकट्ठे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये स्कैटर्ड हो गए, डिफरेंटली वो आ रहे हैं, तो वो एक मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे, एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। तो इन सबको हम मॉडल, इन सब के लिए हम डिफरेंट क्लासीफायर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम क्लासीफायर आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं या चूज़ करने जा रहे हैं तो उस पे ये चीज़ उस क्लासीफाई के मॉडल वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि डाटा लीनियरली सेपरेबल है या नहीं है, फीचर्स लीनियर या एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं या दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं किसने। तो इवेंचुअली हमारे पास इन सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ट्रेन जो एक्चुअल डाटा है मेरे पास उसके लेबल्स होते हैं।
हम इस डाटा से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉडल बनाते हैं, अब उसी डाटा में से सर्टन की हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं और उस आउटपुट को हम कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल आउटपुट जो हमारे पास थी, और उस बेस पे हम कोई क्वालिटी मेजर निकालते हैं, परफॉर्मेंस मेजर, और हम बताते हैं कि अच्छा हमारा एल्गोरिथम कितना अच्छा था या नहीं, और उस बेस पे हम कुछ मिडल में एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जो कि इसको ऑप्टिमाइज करते हैं आपके। तो ये जो नॉर्मल मैथ्स में जैसा ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहे होते हैं, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है कि आपके सोल्यूशन को कन्वर्ज एक सोल्यूशन पे कन्वर्ज कर रहा होता है ना, तो वही चीज़ काइंड ऑफ डिफरेंट और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट क्योंकि पढ़ा हुआ होता है तो इसलिए मैं उसका वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो हम न्यूमेरिक एनालिसिस में पढ़ा होता है नॉर्मली। अदरवाइज पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, जेनेटिक एल्गोरिथम्स या इस तरह की और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं टू सपोर्ट आवर एल्गोरिथम्स, जो मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं उसको। अच्छा, फिर डिफरेंट एग्जांपल हैं इसी की, इसको हम स्वीप करते हैं, हम वापस आते हैं अपने काम पे एक्चुअल वाले पे। हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम एक दो क्लासीफाई जो है बिल्ड करते हैं उसके ऊपर कि किस तरह। सिंपल सी एक पहले एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारा एम ये था कि हमारे पास 2 काइंड ऑफ इंसेक्ट्स हैं, एक ग्रास ऊपर्स हैं और एक कैटरीड्स हैं, ठीक है, और हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि देखता हुआ ये देख ले कि ये जो भी इंसेक्ट अब मेरे पास आया ये ग्रास ऊपर है या ये कैटरीड है, ठीक है। अब क्योंकि मैं काइंड ऑफ सरप्राइज क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो पहले हमने ना अपने घर से या इंस्टीट्यूशन से ना जितने भी इंसेक्ट थे वो सारे पकड़े और उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि ये सारे कैटरीड्स हैं, ये सारे ग्रास ऊपर हैं। अब सैंपल्स हो गए मेरे पास, ठीक है, वो जो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन थे उनमें से सैंपल्स तो हमारे पास हो गए और हमने उनकी लेबल्स भी साइन कर दिए उनको कि ये ग्रास ऊपर हैं, ये कैटरीड्स हैं। नेक्स्ट थिंग जो आती है ये आती है कि हम फीचर्स निकालने हैं हमें, तो अब यहाँ पे डोमेन एक्सपर्टीज आती हैं। अगर ये इमेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम होगा तो हम देखेंगे कि अच्छा विजुअली वो किस तरह के नज़र आ रहे हैं ताकि हम वो चीज़ें देख सकें, ठीक है। अगर ये सिग्नल प्रोसेसिंग का होगा तो हम कहेंगे अच्छा दोनों की जो साउंड आती है वो किस तरह की आती है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम वैसे ही बस यही इमेज ऐसा नहीं है, एक जनरल हम बात में कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज हम उसकी एनाटॉमी को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह, कि उसमें एब्डोमेन लेंथ क्या है, उसकी एंटीना लेंथ क्या है, लेग लेंथ क्या है, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट है। तो आउट ऑफ मल्टीपल पॉसिबल ऑप्शंस हम क्या करते हैं कि हमने कोई 2 पिक कर लिए किसी भी बेस पे कि ये हम हर इंसेक्ट के उसकी एब्डोमेन लेंथ और एंटीना लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो 10 मेरे पास सैंपल्स थे इनिशियल, उन 10 के लिए मैंने वही सेम फीचर्स निकाले, तो ये मेरी पूरी एक फीचर्स ये मेरा पूरा फीचर मैट्रिक्स बन गया। मशीन लर्निंग के लिए ये चीज़ है एक्चुअली, पहले वाली चीज़ नहीं है, वो यहाँ से आगे भी मशीन लर्निंग स्टार्ट होगी, पहले जो सारा था वो डोमेन एक्सपर्टीज होती है आपकी। तो आपने फॉर 10 एग्जांपल्स उसके डिफरेंट जो वैल्यूज थी वो एक्सट्रैक्ट कर ली, और क्योंकि सुपरवाइज क्लासिफिकेशन है तो हमारे पास उनके लेबल्स भी हैं। अब एक अनसीन एग्जांपल आई जिसके हमने सेम फीचर्स निकाले लेकिन हमारे पास उसकी आउटपुट नहीं है, तो हमने वो जो ऊपर वाला डाटा है उसकी बेस पे ट्रेनिंग की भी होगी और उसी बेस पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये बताएगा कि आउट ऑफ कैंडिडेट और इंसेक्ट ये क्या है। तो हम हम उसको प्लॉट करते हैं और जो हमारे पास 10 एग्जांपल्स थी वो इस तरह आ रही हैं सारी, ठीक, और जो हमारे पास अननोन आई है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक। अब यहाँ से आगे मॉडलिंग का काम शुरू होता है कि अच्छा मैं लीनियर मॉडल यूज़ करूँ, मैं सिंपल रूल बेस्ड करूँ, मैं नॉन लीनियर मॉडल यूज़ करूँ, मैं कोई और कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग पे जाऊँ, ठीक है। तो सबसे सिंपल वाला जो होता है वो लीनियर मॉडल होता है कि अगर डाटा लीनियरली सेपरेबल है तो हम सिंपल रूल्स बना सकते हैं। लीनियर वाला ये एक लीनियर लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, या क्या है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है, या हम ये कह रहे हैं कि एक बाउंड्री है, डिसीजन बाउंड्री है, ए डी कहता हूँ, डिसीजन बाउंड्री है जो कि एक्चुअली क्या है ax प्लस by प्लस c 2D के अंदर, ठीक है, वेयर x जो है ये फीचर 1 है, y जो है ये फीचर 2 है, 2D है तो 2D में x एंड y आएगा ना मेरे पास सिंपल। a b c ये डिफरेंट वेट्स हैं या कह दो आप वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको एक्चुअली हमने मॉडल करना है। जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे होंगे उसने एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है। तो इवेंचुअली जो है
जो मेरा डाटा, जो भी ये डाटा था, कैपिटल एक्स कह देते हैं इसको, उस सिनेरियो में मुझे इसको x1, इसको x2 कहते हैं। तो हमने एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब जब भी मेरे पास अननोन डाटा आएगा उस x1 x2 को क्या नहीं है, ये x1 मैंने वो इंस्टेड x और y करता है, मैं ये कह रहा हूँ ये x1 है, ये फीचर्स हैं। यानी आप जहाँ अगर यही एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे तो लेट्स सपोज ये हाइट है और ये कलर है, तो वहाँ पे हम इंस्टेड के उस तरह लिखते हैं फॉर्म में, तो हमें वेरिएबल्स ऐड करने पड़ते हैं ना, तो वो लेट्स सपोज ये बन रहे हैं। अब हमने एल्गोरिथम यूज करते हुए किसी तरह ये वेट फाइंड, जब भी हमने ये लीनियर बाउंड्री फाइंड आउट करनी है तो इस लीनियर बाउंड्री की एक्चुअली मुझे सिर्फ ABC चाहिए। ABC आ गया तो एक लाइन बनाएगा ना, सिंपल लाइन बनाएगा। तो ABC मैंने बना दिए, मॉडल आ गया मेरे पास। अब फॉर एनी अननोन क्या होगा कि हमने लेट्स सो इक्वेशन बनाई, वो हमारी बनी 3x1 प्लस 0.6x2 प्लस 6, ठीक है। ये सारे एक लाइन बनाएंगे ना आपके पास, ठीक। अब जब भी आपके पास एक डाटा है, जिस तरह पीछे एग्जांपल ये जो इसमें ये पर्पल सा शो किया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ रही है हमारे पास कोई 5 और इधर आ रही 7 कुछ, तो हम इसमें प्लेस करेंगे इसको। फीचर 1 की क्या वैल्यू है अननोन डाटा के लिए, प्लस फीचर 2 की क्या वैल्यू है अननोन डाटा के लिए, और इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तो वो एक क्लास है, ठीक है, वो पॉजिटिव, लेट्स सपोज पॉजिटिव क्लास है, और इफ इट इज लेस देन 0 तो देन इट्स नेगेटिव क्लास। तो लीनियर लाइन सिंपल ये करते हैं कि अगर ये अबाउट द लाइन है, उस केस में पॉजिटिव आएगा तो वो एक क्लास होगी, और अगर ये इससे लोअर आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वो दूसरी क्लास होगी। तो मॉडलिंग के अंदर क्या करना होगा, मॉडलिंग में हमें जस्ट ये वेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम अभी थोड़ा सा परसेप्ट्रॉन को देखें, तो परसेप्ट्रॉन में ये चीज़ आती है कि ये वेट्स हमने फाइंड आउट कैसे करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए अब एक और चीज़ के, अगर हमारे पास नॉलेज सिर्फ जस्ट इतनी है कि हमें जस्ट लीनियर क्लासीफायर आते हैं, ठीक है। अगर डाटा लीनियरली सेपरेबल है तो देन लीनियर क्लासीफायर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, अगर लेट्स सपोज डाटा मेरे पास एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स थी, या मेरे पास फीचर्स इतने अच्छे नहीं थे कि उसने डाटा को लीनियरली सेपरेबल नहीं किया, अगर तो डाटा लीनियरली सेपरेबल है, वो जो नीचे हमने 3 एग्जांपल की थी ना पिजन वाली, ये उन्हीं 3 का डाटा है, ये डाटा लीनियरली सेपरेबल है, इस केस में लीनियर क्लासीफायर बेस्ट वर्क करेगा। ये जो डाटा है ये लीनियरली और नॉन लीनियर दोनों केस में नहीं सेपरेबल, ये सिंपल, इसके लिए ये से उस वक्त वर्क करेगा कि आइदर मैं 2 डिसीजन बाउंड्री निकालूं, या मैं सिंपल रूल बेस करूं कि इफ दिस तो देन दिस, इफ दिस तो देन दिस, इस तरह की चीज़। अदरवाइज इसके लिए डिसीजन बाउंड्री वर्क नहीं करेगी, सिंपल डिसीजन बाउंड्री इस वाले के लिए। अब ये जो डाटा है लीनियर सेपरेबल नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे पास ये नॉलेज जस्ट है लीनियर क्लासीफायर्स की, अगर तो देन मुझे ट्रेड ऑफ करना होगा बिटवीन क्लास 1 एंड क्लास 2, कि आइदर जो है मेरे लिए ब्लू क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी रेड क्लास है। या इसको अगेन एग्जांपल हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए नॉर्मल क्लास इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए डिजीज क्लास इंपॉर्टेंट है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि एक पेशेंट आया विद सम इनिशियल सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ और उसको मैं नॉर्मल कह के वापस भेज दूँ, या जो है एक पेशेंट आया जो कि एक्चुअली नॉर्मल है, उसको ऐसे ही कोई सिम्टम नहीं है कि उसको कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन मेरे सिस्टम ने उसको डिजीज़ कह कि उसको रेफ़र कर दिया डॉक्टर को। तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका क्लिनिकली एग्जामिन करेगा, उसको कहेगा नहीं ठीक है, उसको छोड़ देगा। और जो पहला गया था उसका विद पीरियड ऑफ टाइम उसकी डिजीज़ ग्रो करेगी, और वो फिर जब आएगा तो वो एक लेटेस्ट स्टेज के ऊपर आएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोई डिजीज पर्सन जो है, या विद इवन विद माइल्ड डिजीज़, वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ एग्जांपल्स नॉर्मल की डिजीज़ में आ जाती हैं, स्टिल वो एक्सेप्टेबल हैं कि अच्छा क्लिनिकल जब होगा तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो उस केस में मैं इसको, इस लीनियर बाउंड्री को ऐसे मूव करूंगा, जैसे अभी ये लीनियर बाउंड्री जहाँ पे है ना, इसमें कुछ रेड की
और कुछ ब्लू की एग्जांपल्स जो हैं वो मिसक्लासीफाई हो रही हैं, कुछ ब्लू जो है वो रेड में चला गया हुआ है, रेड ब्लू में आया हुआ है। तो लेट्स सपोज मेरे रेड इंपॉर्टेंट थी, मैं इसको ऐसे मूव करूंगा नीचे कि रेड 100% ट्रेनिंग के दौरान रेड 100% करेक्ट क्लासीफाई हो और मे बी ब्लू जो है वो कुछ रॉन्ग क्लासीफाई हो, ठीक, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये थी। सेम अगर हम एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि कोई अनऑथराइज पर्सन विथ काइंड ऑफ थोड़े से सिमिलर फीचर्स ऑफ एन ऑथराइज पर्सन वो उसको मैं ऑथराइज करके भेज दूँ, ठीक है। और ये फिर एक्सेप्टेबल है कि एक ऑथराइज पर्सन था लेकिन किसी वजह से उसको मेरे सिस्टम ने किया कि अनऑथराइज है ये, और फिर वो जो गार्ड बैठा हुआ है, जो मैनुअल एक पर्सन बैठा हुआ है, वो उसको देखता है और कार्ड शार्ट देख के कहता है ठीक है यू आर अलाउड। तो वो वाली चीज़ें पे हमें ट्रेड ऑफ देखने हैं उसमें, ठीक है। अदरवाइज फिर यह है कि मुझे मशीन लर्निंग की कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है, मुझे लीनियर से नॉन लीनियर पे जाना पड़ेगा। तो देयर आर ऑलवेज ट्रेड ऑफ। तो क्लासेस हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो सबसे सिंपल क्या है, इसको हमने क्लासीफाई करना था ना। हम क्या करेंगे, हम इसका सारे सैंपल से डिस्टेंस कंप्यूट कर लें। सब जो हमारा सिंपल सा यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, अगर मैं बाउंड्री नहीं बनाता हूं तो सबसे सिंपल क्लासीफायर जो है नियरेस्ट नेबर का होता है। कि आप ये करो कि जैसे 2D प्रॉब्लम है तो जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है कि x माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई आई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस ऑफ आई है, ith एग्जाम्पल का। तो आप जो अननोन सैंपल है उसका सबसे डिस्टेंस कंप्यूट करो और जिससे डिस्टेंस सबसे कम आता है, क्योंकि आप सुपरवाइज कर रहे हो, आपको उसकी आउटपुट क्लास पता है, तो जिससे उसका डिस्टेंस सबसे कम आता है आप वो वाली क्लास असाइन कर दो। जैसे इसमें इसका डिस्टेंस सबसे कम कैटेगरी से था तो हम इसको कहेंगे कि ये कैटेगरी क्लास को बिलोंग करते हैं। तो सबसे सिंपल जो है वो नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर है। अगर जितना डाटा है आप अननोन का सारे डाटा से डिस्टेंस कंप्यूट करो और जो सबसे क्लोजेस्ट है वो आइडेंटिफाई कर लो, उसकी जो क्लास थी वो क्लास आप इस अननोन को असाइन कर दो, ठीक है। अब इसके साथ एक इश्यू है नॉइज का कि मे बी कुछ नॉइजी सैंपल हो हमारे पास और वो जो है यहीं उसके आप ये समझ लो कि आइदर ये मिस लेबल हुआ है या रॉन्गली लेबल हुआ है कि एक्चुअली ये रेड क्लास का था लेकिन ड्यूरिंग लेबलिंग उसको ब्लू क्लास लेबल असाइन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह ब्लू क्लास का ही था, ठीक है, लेकिन वो इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज सही से एक्वायर नहीं हुआ था, नॉइजी इमेज था, उसकी जब प्रॉपर्टीज निकली, फीचर्स निकाले तो वो इधर आ रहा है इसमें। तो जब मैं नियरेस्ट क्लासीफाई की बात कर रहा हूँ तो नियरेस्ट क्लासीफाई ने क्या करना था, सबसे क्लोजेस्ट फाइंड आउट करना था, ठीक। तो सबसे क्लोजेस्ट तो ये आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा टेस्ट सैंपल आता है तो ये मेजॉरिटी तो रेड क्लास की है लेकिन जस्ट एक नॉइजी सैंपल ने इसको मिस क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो 1NN जो है वो सेंसिटिव है आउटलायर्स को या नॉइज को, तो उसकी बजाय फिर हम KNN पे जाते हैं। वे K जो है वो डिफाइन करता है कि कितने नियरेस्ट उठाने हैं आपने। वर्क वही करेगा कि फॉर अननोन सैंपल आप उसका डिस्टेंस लो फ्रॉम ऑल सैंपल्स, उसके बाद डिस्टेंस की बेस पे आप उसको सॉर्ट कर दो और क्लोजेस्ट K पिक करो। जैसे अगर K = 3 था तो हमने क्लोजेस्ट 3 पिक किए। अब आउट ऑफ दीज 3 जो मेजॉरिटी क्लास होगी वो क्लास असाइन करूंगा। अब आउट ऑफ दीज 3 2 जो है वो रेड है और 1 जो है वो ब्लू है, तो मैं रेड क्लास असाइन करूंगा इसको, ठीक है। अब ये आउटलायर से सेंसिटिव नहीं है क्योंकि जब हम K उठा रहे हैं, आउटलायर हम एक आधे सैंपल को कहते हैं। अगर नंबर ऑफ सैंपल्स आ गए ना तो आउटलायर नहीं होगा, वो एक और पैटर्न बन जाता है आपका। तो अगर मेजॉरिटी वोट करते हो आप तो उसमें ये चीज जो है आउटलायर वाला सेंस खत्म हो जाती है। तो KNN है K नियरेस्ट नेबर, जो काइंड ऑफ फर्स्ट ऑप्शन बनती है जब भी हम क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं या जब भी हम मशीन लर्निंग का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट इनिशियल एग्जांपल या ऑप्शन बनती है वो KNN है, K नियरेस्ट नेबर। एक तो वो सबसे सिंपल है, सेकेंडली ये है कि वो सरप्राइजिंग जो पहली वर्ड लिखा हुआ है कि वो कई दफ़ा बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके फीचर्स अच्छे निकले हुए हैं तो KNN मोर देन इनफ है, यानी आपको वो बहुत ज़्यादा जो स्टोकेस्टिक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो KNN काम कैसे कर रहा है कि फॉर एवरी टेस्ट पॉइंट
हम मेजर कर रहे हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम एवरी ट्रेनिंग पॉइंट, क्लोजेस्ट के पॉइंट पिक कर रहे हैं, उसकी हम क्लास देख रहे हैं और उसमें से जो मेजॉरिटी क्लास होगी, जो मोस्ट कॉमन क्लास है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं आउटपुट सैंपल के लिए। अब सिंपल है और रिलेटिवली बेस्ट क्लासीफायर है, गुड क्लासीफायर है, लेकिन इसके साथ जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये नॉन पैरामीट्रिक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करना था, ट्रेनिंग सैंपल से मैंने ए बी एंड सी आइडेंटिफाई करने थे। वंस ए बी एंड सी आर आइडेंटिफाइड और कंप्यूटेड, तो जो जितना भी ट्रेनिंग सैंपल होगा वो सारा मैं मेरे लिए अभी रेलिवेंट है, उसको मैं छोड़ सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जस्ट अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ट्रेनिंग डाटा से मैंने वो लाइन फाइंड आउट कर ली जिस लाइन की ये इक्वेशन है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी टेस्ट सैंपल आ रहा है आपको उसको सारे ट्रेनिंग सैंपल से डिस्टेंस कंप्यूट करना पड़ रहा है। तो आपको ट्रेनिंग सैंपल्स को हमेशा अपने सिस्टम में रखना है। आपने एक प्रॉब्लम यानी एप्लीकेशन बनाई फॉर लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन, तो आपके पास क्या था, आपके पास काफ़ी सारी लाइसेंस प्लेट्स थी, ठीक है कि, और अब रियल टाइम पे जब हो रहा होगा, अब अगर ये हम कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, उन सारी लाइसेंस प्लेट से मैं एक्चुअली वो बाउंड्री को फाइंड आउट कर लेगा जो, और मैं फॉर एग्जांपल से ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो सिम की लाइसेंस प्लेट्स हैं उनको, जो गवर्नमेंट वाली लाइसेंस प्लेट्स हैं उनको सेपरेट करना चाहिए कि वो ग्रीन है वो येलो है ना, ठीक है। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ, जो ये लीनियर बाउंड्री फाइंड आउट करनी, तो इसने क्या करना है, सारे वो थाउजेंड ऑफ सैंपल्स जो कि जिसमें येलो भी हैं ग्रीन भी हैं, वो बाउंड्री फाइंड आउट कर देनी थी। अब वो सारी मैं एग्जांपल्स छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बाउंड्री आ गई है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैंने वो थाउजेंड के थाउजेंड रखने, रियल टाइम पे मेरे पास एक लाइसेंस प्लेट आई, उस लाइसेंस प्लेट को उन थाउजेंड सबसे मैं डिस्टेंस लूँगा, उसमें क्लोजेस्ट के उठाऊंगा, जो मेजोरिटी क्लास होगी वो क्लास असाइन कर दूंगा, अच्छा ये सिन किया या ये गवर्नमेंट है, लेकिन मुझे वो सारे के सारा अपने डेटाबेस में रखना पड़ रहा है। तो ये नॉन पैरामीट्रिक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज जो आ रहा है वो ये आ रहा है। अगेन एक एग्जांपल है इसी की KNN की, कि फॉर एग्जांपल हम रग्बी प्लेयर और बैले डांसर जो उनके दरमियान डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, हम दो फीचर्स लेते हैं, एक उसका वेट और इसकी हाइट, जो काइंड ऑफ हमने उसमें भी बात की थी एशियन अफ्रीकन में, क्योंकि रग्बी प्लेयर नॉर्मली वेट हाई, उनका वेट ज़्यादा होता है, उनकी हाइट कम होती है एज़ कम्पेयर टू बैले डांसर जो कि वेट में लाइट होती हैं और उनका जो हाइट है वो ज़्यादा होती है। तो हर सैंपल जो है वो एक पॉइंट बनेगा, तो जितने भी आए ये सारे एक पॉइंट बन गया। अब अगर हम नियरेस्ट नेबर कर रहे हैं तो हमारे पास एक अननोन आया, हमने उसका सबसे डिस्टेंस लिया, उसके बाद हमने के उठाए, लेट्स सपोज के वाज 3, तो क्लोजेस्ट 3 उठाए, उनमें से 2 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं रग्बी प्लेयर के और एक आ रहा है बैले डांसर का, तो ये इसको क्लास साइन होगी रग्बी प्लेयर की, ठीक है। और डिस्टेंस हम नॉर्मली यूक्लिडियन डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। और ये क्लासीफाई जो है ना, ये जो है डायमेंशन भी इंक्रीज होने से ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि आपने जस्ट आपका जो वो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन था ना, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होती जाएंगी। ये 3D के लिए है ये डिस्टेंस फार्मूला, वो जो मैंने लिखा हुआ 2D के लिए है। इसी तरह 4D अगर होता तो एक और आ जाता है इसमें, ठीक है। अगेन एक और है, ये आप खुद देख सकते हो बाद में। अच्छा, अब एक इस यानी बिफोर के हम किसी और क्लासीफायर पे जाएं, उससे पहले कि एक क्लासीफायर हमने किया है, तो इस पूरी लूप को क्लोज करते हैं ना। हमारे पास सैंपल्स थे, हमने क्लासेस असाइन की उसको, हमने उसके फीचर्स निकाले जो सारे लिखे हुए थे मेरे पॉइंट वहाँ पे, हमने एक क्लासीफायर भी बना लिया, ठीक है। अब हमने इवेंचुअली ये देखना है कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स हैं, ये सर्टेन वेज हैं जिससे हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को एवेलुएट करते हैं कि ये कैसे एवेलुएट हो रहे हैं। अब करना है जो एल्गोरिथम्स थे, फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल एक डेटा है जिसके अंदर 2 फीचर्स हैं, F1 F2, और टोटल हमारे पास कोई 10 सैंपल्स थे। और हमारे पास उनकी क्लासेस देखने के 2 क्लास हैं, पेरेंट्स निकाल देते हैं।
ये टोटल डाटा था। हम एग्जांपल इसको इस तरह कंसीडर करो कि हम एक मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और मैंने जो है किसी एक हॉस्पिटल को एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है जो कि बेस करता होगा मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पे। तो पहले जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई आप प्रॉब्लम कोई भी करते हो आप जाके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हो कि जाके सही रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हो, ठीक है। अब हम क्योंकि मशीन लर्निंग करने जा रहे हैं और इमेज लर्निंग की डोमेन है, तो हम क्या करेंगे कि हम उनके पास जाएंगे और हम नॉन मेडिकल है, ठीक है। हम उनके पास जाएंगे, हम उनके साथ थोड़ा टाइम इतना स्पेंड करेंगे ताकि हमें डोमेन नॉलेज थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि इवेंचुअली जब मैंने फीचर्स निकाल दिए तो मुझे ये चाहिए कि डॉक्टर कैसे उस चीज को देखते हुए एवेलुएट करते हैं। अच्छा, और सेकेंडली मैंने क्या किया कि मैंने डॉक्टर से 10 इमेजेस दिए, वैसे 10 बहुत कम है लेकिन एग्जांपल ये करने तो सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करेंगे। 10 इमेजेस दिए और उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, डॉक्टर ने भी। उसने मुझे बताया कि ये इमेज जो है ये नॉर्मल क्लास का है 0 और ये जो है ये एबनॉर्मल है, इसमें इस बंदे में कोई ट्यूमर है या ऐसा कोई चीज है, ठीक है, वो 1 था। तो हमने उससे जब हम आगे अपने जहाँ पे हमने डेवलप करने जाएंगे तो हमारे पास टोटल डाटा यही है, हमारी पूरी वर्ड जो है वो जस्ट ये 10 इमेजेस है। तो हमने जो उससे नॉलेज एक्वायर की थी डिजीज के बारे में और हमने अपनी डीप की नॉलेज यूज करते हुए बेस्ट पॉसिबल 2 फीचर्स निकाल दिए F1 F2। तो हमारे पास टोटल जो डाटा बना हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वो यही है। अब ये नहीं है कि मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग करूं और मैं जाके डॉक्टर को दे दूं कि अच्छा आप इसको उस पे पेशेंट पे टेस्ट करना शुरू करो, नहीं, मैं उसको खुद से एवेलुएट करूंगा पहले, ठीक है। उसके लिए ये जितना भी डाटा है मेरे पास, इसी डाटा को मैं स्प्लिट करूंगा डिफरेंट फंक्शंस में। लेट्स सपोज मैं इसको 50-50 करता हूं। इसमें से जो हाफ है वो डाटा मैं यूज करूंगा फॉर ट्रेनिंग और जो रिमेनिंग हाफ है उसको मैं यूज करूंगा फॉर टेस्टिंग, ताकि मैं खुद से एवेलुएट कर लूं पहले कि जो मैंने एल्गोरिथम बनाया है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये डाटा पूरे का पूरा एज इट इज मैं अपने क्लासिफायर को दूंगा अलॉन्ग विद लेबल, क्योंकि हम सरप्राइज कर रहे हैं। जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल ये कर रहे थे कैन है, तो ये 5 एग्जांपल्स हैं, इसमें से 2 0 थे और 3 1 है, दैट्स व्हाट ये थे 5। तो हमने 5 दिए इसको और हम 1 बाय 1 टेस्ट सैंपल उठाएंगे और टेस्ट सैंपल की क्लास हमने नहीं बतानी हमें क्लासिफायर, क्योंकि हमें उससे गैस करवाना है कि आप बताओगे ये क्या है। तो ये फर्स्ट टेस्ट सैंपल आया, ये लेट्स सपोज इसने गया उधर कहीं यहाँ पे आया, देखिए इसकी क्लास पता नहीं थी, इसने केएनएन लगाया और केएनएन करके इसने कह दिया कि इसके साथ ये क्रॉस ज्यादा क्रॉस था, तो इसने इसको साइन कर दिया क्रॉस, ये 1, ठीक। तो इस तरह करके हुए 1 बाय 1 फॉर ऑल टेस्ट सैंपल्स मुझे क्लासिफायर जो है इसको मैं